तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मौर्य डायनेस्टी का पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक कवर कर लिया था। तो आज आप देख रहे होंगे कि मौर्य डायनेस्टी का हम जो अगला पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट 5 होगा। यानी वो पार्ट क्या होगा, 5 होगा। यानी वो पार्ट 5 होगा, न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रशासन। तो इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को देखेंगे। उसके बाद ये पार्ट 5 आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि आज मौर्य डायनेस्टी को फिनिश कर दें। उसके बाद हम लोग न्यू सेशंस लेके आएंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो गुप्ता के बारे में आएंगे, उसके पहले हम लोग मौर्य डायनेस्टी को फिनिश करेंगे। दोस्तों अगर ये क्लास लंबा होगा तो हम एक और वीडियो मौर्य डायनेस्टी पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो अगर कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके इसी में हम लोग कवर करेंगे मौर्य डायनेस्टी को, नहीं तो फिर एक और पार्ट 6 भी आ सकता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रशासन, मैंने आप सभी को बता रखा है कि मौर्य साम्राज्य में, यानी मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक, तो इनके शासन काल में न्यायिक व्यवस्था यानी जो न्याय होता था साम्राज्य में, तो वो किस प्रकार का न्याय होता था, वहाँ पे न्याय की जो स्थिति थी वो अच्छी थी या बुरी थी, समान रूप से न्याय मिलता था या नहीं, तो इसके बारे में आज बात करना है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स को पिछले पार्ट में कवर किया है, तो आप उसे जाकर एक बार देख लें। तो न्यायिक व्यवस्था अगर बात किया जाए तो दोस्तों सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश जो होते थे, सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश, सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश जो होते थे दोस्तों, वो कौन होते थे? सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश जो होता था वो आपके राजा होते थे। यानी राजा जो होता था वो सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मौर्य डायनेस्टी में सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश कौन होता था, तो राजा। आगे बात करेंगे। यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय थे। यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय होते थे। प्रथम जो न्यायालय था वो धर्म स्थायी, और दूसरा जो था वो आपका कंटक शोधन। धर्म स्थायी के अगर बारे में बात किया जाए तो ये दीवानी अदालत को बोला जाता है, दीवानी अदालत। और कंटक शोधन जो आपका न्यायालय है ये जो है वो फौजदारी न्यायालय तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो न्यायालय थे वो दो प्रकार के थे। पहला तो धर्म स्थायी यानी दीवानी अदालत या न्यायालय, और दूसरा जो था वो कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो यहाँ का कंटक शोधन जो फौजदारी अदालत था वो राज्य व नागरिकों के विवादों से संबंधित था। राज्य व नागरिकों से संबंधित होता था। आगे बात करेंगे। नगर का न्यायाधीश जो होता था, नगर का न्यायाधीश
व्यवहारिक महामात्र होता था। व्यवहारिक महामात्र होता था। नगर का न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र कहा जाता था। और फौजदारी मामले का जो न्यायाधीश था, फौजदारी मामले का न्यायाधीश जो होता था वो आपका प्रदेष्टा होता था। प्रदेष्टा मैंने आपको क्या बताया कि न्यायिक व्यवस्था व न्यायिक प्रशासन, सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश जो होता था वो राजा होता था। यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय होते थे। पहला जो था वो धर्म स्थायी यानी दीवानी अदालत, और दूसरा जो था कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। मैंने बताया कि नगर का जो न्यायाधीश होता था, नगर का जो न्यायाधीश यानी राज्य व नागरिकों से संबंधित नगर का न्यायाधीश जो होता था उसको व्यावहारिक महामात्र कहा जाता था। और जो फौजदारी मामले का न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। आगे अगर बात करेंगे इसमें तो गुप्तचर विभाग के बारे में कुछ जानकारियां आती है। तो आगे हम लोग बात करेंगे गुप्तचर के बारे में। तो गुप्तचर की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य का, उसमें हमें गुप्तचर से संबंधित कुछ बातें मिलती है, उसे आगे हम लोग बात करेंगे अभी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गुप्तचर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको, इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये बुक चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र ऐसा बुक है जो राजनीतिक से रिलेटेड है, ये नहीं कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र में इन्हें गुट पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में इन्हें गुट पुरुष कहा गया है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको हद तक समझ में आ गया होगा। गुप्तचर यानी मैंने बोला कि इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र जो बुक था वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, जिसे कौटिल्य भी कहते थे। और अर्थशास्त्र में इन्हें गुट पुरुष कहा जाता था। ये दो गुप्तचर जो थे इन्हें ही गुट पुरुष कहा जाता था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दोस्तों इसे मिटा करके आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों। अर्थशास्त्र में इन्हें गुट पुरुष कहा जाता था। और दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। गुप्तचर जो थे, गुप्तचर ये दो प्रकार के होते थे। ये दो प्रकार के होते थे। दो प्रकार के होते थे गुप्तचर। पहला जो गुप्तचर था उसे अस्थाई गुप्तचर संस्था के नाम से जाना जाता था। अस्थाई गुप्तचर संस्था। और जो दूसरा था उसका नाम था भ्रमणशील गुप्तचर संस्था। भ्रमणशील गुप्तचर संस्था। भ्रमणशील गुप्तचर संस्था। इसको संस्था नहीं, इसको संचारा बोल दीजिए तो काफ़ी अच्छा है। संचारा। मैंने आपको क्या बताया कि जो अर्थशास्त्र बुक है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है उसमें गुप्तचर संबंधी भी कुछ विशेष बातों को लिखा गया है।
तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि गुप्तचर जो थे, जो अर्थशास्त्र बुक में लिखा गया उसमें बताया गया है कि गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। पहला जो था वो आपका अस्थायी गुप्तचर संस्था था। अस्थायी गुप्तचर यानी एक जगह पे रह करके बातों को पता लगाना और गुप्त बातों को पता लगाना। अस्थायी यानी एक जगह रुक करके, और भ्रमणशील यानी उनको भ्रमण करते हुए बातों को पता लगाते थे, तो उन्हें भ्रमणशील गुप्तचर संचारक कहा जाता था। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे आगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात किया जाए, संस्था में 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। ये जो संस्था है गुप्तचर संस्था, स्थायी गुप्तचर संस्था, इसमें 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। आगे बात करेंगे। अभी संस्था में 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। संस्था में 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। और ये जो 5 प्रकार के गुप्तचर है दोस्तों, हम आपको बता देंगे कि पहला जो गुप्तचर था उसको काप्टिक कहा जाता था। काप्टिक। दूसरा जो गुप्तचर था उसको उदास्थित। और तीसरा जो गुप्तचर था उसे गृहपतिक। और जो चौथा था उसे वैदेहिक। और जो 5वां था उसे तापस कहा जाता था। मैंने आपको बताया कि जो गुप्तचर जो थे वो 2 प्रकार के गुप्तचर थे। एक अस्थायी गुप्तचर संस्था था, एक भ्रमणशील गुप्तचर संस्था। इस संस्था में 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे, जिसमें काप्टिक, उदयस्थ, गृहपतिक, वैदेहिक और तापस, इस प्रकार के गुप्तचर होते थे। अब दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि ये काप्टिक किस प्रकार का है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि काप्टिक जो था इसे विद्यार्थी का रूप बोला जाता है, यानी ये विद्यार्थी के रूप में होता था। विद्यार्थी रूप में होता था। विद्यार्थी रूप में ये क्या करता था, वेश में होता था। उदयस्थ जो था, ये सन्यासी जीवन में था, यानी सन्यासी के रूप में। तो मैं लिख देता हूँ सन्यासी रूप में ये वेश बना करके रहता था। गृहपतिक का मतलब पता चल ही रहा होगा कि गरीब किसान के रूप में ये रहता था। और वैदेहिक जो है वो क्या है, गरीब व्यापारी के रूप में ये होता था, गरीब व्यापारी। और तापस जो है वो तपस्वी के रूप में। मैंने आपको क्या बताया कि गुप्तचर जो थे ये 2 प्रकार के होते थे। एक पहला अस्थायी गुप्तचर और दूसरा भ्रमणशील गुप्तचर। संस्था में 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे, जिसमें काप्टिक, उदाइस्थ, गृहपतिक, वैदेहिक, तापस। काप्टिक जो है वो विद्यार्थी रूप में होता था, उदाइस्थ जो है सन्यासी रूप में, गृहपतिक जो है वो गरीब किसान और वैदेहिक गरीब व्यापारी, और तापस जो है तपस्वी के रूप में। ऐसे इस सब से क्वेश्चंस बहुत इजी वे से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है ही, आप इसे याद रखेंगे। विद्यार्थी रूप में बोला जाएगा आपको। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर जो थे वो विद्यार्थी रूप में होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। या फिर आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य में जो गुप्तचर थे काप्टिक, वो किस वेश के रूप में जीवन व्यतीत करते थे, तो आपको वहाँ विद्यार्थी रूप में करना पड़ेगा। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इसे याद करेंगे तभी ये इजी बनेगा। तो आप इसे एक बार देखें और समझें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि गुप्तचर किस प्रकार के थे और इन्हें कितने भागों में विभक्त किया गया था, और ये किस टाइप के मतलब वेश में रहते थे, और इनका जीवन क्या था। तो यहाँ तक अगर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग मिटा करके
आगे सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, यानी मौर्य कालीन में जो सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य की जो ताकत थी, सैन्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, कैसे कैसे सैन्य शक्ति मौर्य एम्पायर में काम करती थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बोले उसके बारे में, बहुत ही अच्छा फैक्ट्स अभी आपको बताएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें दोस्तों। तो चलिए इसे मिटा करके हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे, तो बने रहें वीडियो में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है देखने में तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, क्या बोलूँ, समझ ही सकते होगे। चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, अभी हमने बोला सैन्य व्यवस्था के बारे में, तो सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था यानी मौर्य एम्पायर में जो सैन्य व्यवस्था था वो कैसा था। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें मेगास्थनीज के अनुसार, तो मेगास्थनीज कौन था वो आपको पता है, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो अगर बात किया जाए मेगास्थनीज के अनुसार, तो मेगास्थनीज ने बोला कि ये जो मौर्य एम्पायर था इसकी जो सेना थी वो क्या थी, 6 समितियां में विभक्त थी। तो मेगास्थनीज के अनुसार ये जो सैन्य व्यवस्था था वो 6 समितियां में विभक्त थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो मैं लिख देता हूं कि मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियां में विभक्त थी। और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। और इसकी जो सेना थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। इसकी जो सेना थी, इसकी सेना 5 भागों में विभक्त थी। यानी मौर्य एम्पायर में जो सेना था वो 5 भागों में विभक्त थी। तो अभी हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला दोस्तों कि मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन जो था वो 6 समितियां में विभक्त थी, यानी 6 समिति में विभक्त था और प्रत्येक समिति में जो था 5 सदस्य होते थे। और ये जो था सैन्य शक्ति, इसकी सेना में 5 भागों में ये विभक्त किया गया था। तो पांचों सेना को हम लोग बात करेंगे कि पांचों सेना को किस टाइप से विभक्त किया गया था। तो पहला जो सेना था वो पैदल सेना। दूसरा अगर बात किया जाए तो आपका अश्व सेना। और तीसरा अगर बात करें तो हाथी सेना। और चौथा अगर बात करेंगे तो रथ सेना। और पांचवी अगर बात करें तो नौसेना। मैंने आपको बोला कि इसकी जो सेना थी वो 5 भागों में विभक्त थी, बटी हुई थी। तो पहला जो था वो पैदल सेना जो था। दूसरा अश्व सेना, अश्व यानी घोड़े पर वाला जो सेना होता है, घुड़सवार सेना, वो था। और हाथी सेना जो है वो हाथी, मौर्य डायनेस्टी में हाथी काफ़ी थे, तो हाथी सेना। और उसके बाद चौथा रथ सेना। और पांचवा जो था नौसेना। नौसेना जो था वो जल में
काम आती थी। जल के लिए ये बनाया गया था। जल सेना जो थी वो नौसेना थी। तो ये 5 सेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड। और नौसेना जो था दोस्तों, नौसेना इसका जो अध्यक्ष था, नौसेना का जो अध्यक्ष था वो कौन था? नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष, नौसेना का जो अध्यक्ष था वो था नवाध्यक्ष। तो और मैं आगे अगर बात करूं कि सैन्य प्रशासन को देखने वाला जो अधिकारी था, अगर मैंने इतना सारा सैन्य प्रशासन के बारे में आपको बताया, लेकिन सैन्य प्रशासन को देखने के लिए अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है। तो सैन्य प्रशासन का जो अधिकारी था, सैन्य प्रशासन का जो अधिकारी था, वो अंतपाल था। अंतपाल था। सैन्य प्रशासन का जो अधिकारी था वो था अंतपाल। आगे अगर हम लोग बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था, यानी मौर्य डायनेस्टी में जो समाज था, उस समाज को किस प्रकार से वहाँ पे देखा जाता था, समाज को किस तरह व्यवहार में लाया जाता था, तो हम लोग सैन्य व्यवस्था के बारे में देख लिए। आगे हम लोग अभी बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था। मौर्य डायनेस्टी में सामाजिक व्यवस्था के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद कुछ और टॉपिक्स है, थोड़ा सा छोटा टॉपिक्स है, उसके बारे में हम लोग इसे द एंड करेंगे। तो आज ही इस वीडियो में द एंड करेंगे। तो चलिए सेशन को उसको स्टार्ट करते हैं, सामाजिक व्यवस्था। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना होगा क्योंकि कुछ ज़रूरी कुछ काम आ गया है। तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, नहीं तो मैंने आज बोला था कि आज मौर्य डायनेस्टी को फिनिश कर देंगे, बट कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ काम है, इसलिए हम आपको आज यहीं तक बता सकें कि मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ जो सैन्य प्रशासन था वो 6 भागों में विभक्त था और इसकी समितियाँ 5 थी और 5 सदस्य थे और 5 का नाम मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में पक्का हम मौर्य डायनेस्टी को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।